हमारे मुल्क में जिस तरह की तालीम हो रही है, जिस तरह की असेसमेंट हो रही है, जो रोट लर्निंग कल्चर को ज़्यादा प्रमोट कर रही थी, चीटिंग कल्चर, करप्शंस, ये भी तालीमी निज़ाम में एक प्लेग की तरह फैला हुआ, जिसकी वजह से जो क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो इम्पैक्ट हो रही थी नेगेटिवली। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से यहाँ पे कराक्रम यूनिवर्सिटी भी है, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी भी है। यहाँ पे एक बोर्ड का पिछली हुकूमत में बोर्ड किसी हद तक ख़त्म किया गया। और तो आप क्या समझते हैं कि लोकल लेवल के ऊपर बोर्ड का होना मुनासिब रहता है या कि नहीं, हमें वफाक से जो फेडरल हमारा बोर्ड है उसके साथ जो कनेक्टिविटी है वो ठीक रहेगी? बाज़ लोग कहते हैं कि जी उनसे हमारी केमिस्ट्री नहीं मिलती तो इस तरह का रिश्ता होगा। हाँ, तो आप ये कह सकते हैं कि मजबूरी में दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ जाता है। लेकिन साथ साथ अगर हम ये देखें जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके क्या हालात हैं, तो more than 50% of the students of grade 5 and 8 cannot read and write simple sentences in English or Urdu, और ना ही वो सिंपल बेसिक डिवीजन या मैथमेटिकल के जो 2 डिजिट डिविजन्स हैं वो भी नहीं कर पाते। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शबीर मीर। नाज़रीन, प्रोग्राम रूबरू में आज हम एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे और साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो एजुकेशन के अंदर तालीमी हमारा निज़ाम है, बोर्ड हैं, और इसी तरह फिर हमारा करिकुलम है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और मेरे मेहमान लकीली एक PhD स्कॉलर हैं, आगा खान यूनिवर्सिटी अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन भी इनको मिला हुआ है, बहुत सारे और अवार्ड्स हैं, पब्लिकेशंस हैं। मैं तारुफ़ करवा देता हूँ, डॉक्टर शहजाद जीवा, आजकल डायरेक्टर आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड कराची। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं स्ट्रेट अवे अगर आपसे ये कहूँ कि जो हमारा आगा खान यूनिवर्सिटी का बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड है, इसका तरीक़ेकार हमें थोड़ा सा समझाइए हमारे नाज़रीन को, क्योंकि हम गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर तो बात भी करते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन शायद थोड़ा सा हट के और बेहतर भी है, तो थोड़ा सा हमें इस हवाले से बताइए प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपका, शबीर साहब आपका और आईबेक्स मीडिया नेटवर्क का बहुत मशकूर हूँ। आपने मुझे आज दावत दी, यहाँ पर आपने बुलाया। आपने जो पहला सवाल जो ये किया है कि हमारे एग्ज़ामिनेशन का जो तरीका है, आई थिंक इससे पहले हमें इसको मेरे ख़्याल से ये समझना चाहिए कि आगा खान बोर्ड बना क्यों, तो उस पर फिर थोड़ी सी हम बात कर लेंगे। बना? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी मैं अगर थोड़ी सी तारीख़ बताऊं कि मिड 1990s में कुछ एजुकेशनिस्ट आगा खान यूनिवर्सिटी आए और उन्होंने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया कि एक ऐसा एग्ज़ामिनेशन बोर्ड बने जो आगा खान यूनिवर्सिटी से लीड करे। इनका ये इनकी जो ख्वाहिश थी, इसका मकसद ये था कि हमारे मुल्क में जिस तरह की तालीम हो रही है, जिस तरह की असेसमेंट हो रही है, जो रोट लर्निंग कल्चर को ज़्यादा प्रमोट कर रही थी, चीटिंग कल्चर, करप्शंस, ये भी तालीमी निज़ाम में एक प्लेग की तरह फैला हुआ, जिसकी वजह से जो क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो इम्पैक्ट हो रही थी नेगेटिवली। अब उस चीज़ को रखने के लिए और सही करने के लिए ये रिक्वेस्ट की गई कि आगा खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड बने, और फिर 2002 में हुकूमत पाकिस्तान ने आगा खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड को बनने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया। 2006 में हमने सबसे पहले अपना इम्तहान लिया। उससे पहले अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि ये असेसमेंट और ये एग्ज़ामिनेशंस इतना बड़ा रोल कैसे प्ले करता है एक तालीमी निज़ाम को बेहतर करने के लिए। एक मेजरमेंट आप देखें, वो हर चीज़ में उसमें आती है। आप ना हाइट या वेट मेजर करना है तो आपने मेजरमेंट टेप या वेइंग स्केल होता है। इसी तरह तालीम में भी एजुकेशनल
मेजरमेंट में आप असेसमेंट करते हैं ताकि आपको मालूम हो कि जो निसाब आपने बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चे ने कितना अचीव किया है। लेकिन अनलाइक मेजरिंग वेट एंड हाइट, असेसमेंट इन एजुकेशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरा कद 10 फीट है, आप कहेंगे डॉक्टर जीवा आप मैक्सिमम 6 फीट हाइट होंगे, लेकिन आप 10 फीट तो नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ नहीं, मेरा फीता कह रहा है कि मैं 10 फीट हूँ। तो आपके जहन में 3 सवाल आएंगे। पहला ये कि फीता गलत है, दूसरा फीते से नापने वाला गलत है, या दोनों ही गलत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में और दुनिया के काफ़ी मुल्कों में असेसमेंट इन एजुकेशन वहाँ बहुत बड़े चैलेंजेस आते हैं। उसमें ना टूल सही बनाए जाते हैं जिससे आप मेजर कर सके, और जो मेजर करने वाला होता है, जो बच्चों के रिस्पॉन्सेस चेक करता है, वो भी ठीक नहीं होते। सही। तो जिसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन आप बच्चों को दे रहे हैं या पेरेंट्स को मिल रही है, तो वो इनकरेक्ट मिल रही है। तो हमारे मुल्क में जब इम्तिहानात होते हैं, बच्चे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, तो उससे पता चलता है कि A1 ग्रेड वाले, पोजीशन होल्डर वाले भी वो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट पास नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो असेसमेंट के जो टूल्स थे जिससे उन बच्चों को A1 या A ग्रेड्स मिले, वो टूल सही नहीं थे। सो दैट्स वाई जो उन बच्चों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए इन हायर एजुकेशन, वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में इनके दाखिले नहीं होते हैं। तो अब असेसमेंट की कैसे जाती है, होनी कैसे चाहिए, वो सही, बिल्कुल इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा। अगर हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, इसके अंदर भी जैसे आपने फीते की बात की, तो ये कहाँ तक फिट आता है? इसमें फीता ठीक करने की ज़रूरत है कि या हमारा जो सिस्टम अभी तक है ये कितना बेहतर है? बेहतरी की गुंजाइश तो यकीनन रहेगी, लेकिन जिस तरह हम देख रहे हैं कि कंपेयरिंग, थोड़ा सा कंपैरिजन अगर करें कि आगा खान के अंडर बोर्ड के अंडर, यूनिवर्सिटी के अंदर जो एग्जामिनेशन बोर्ड है, इसका दीगर हम गवर्नमेंट से करते हैं, तो हमें गवर्नमेंट में इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश नज़र आती है। मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल। देखिए, निसाब जब 2006 में बना था, वो भी बहुत अच्छा बना था, लर्निंग आउटकम्स बेस पे था। अभी SNC सिंगल नेशनल करिकुलम भी आ रहा है, इसमें भी लर्निंग आउटकम बेस्ड है। लेकिन अगर असेसमेंट के तरीके को अगर नहीं बदला और स्ट्रक्चर को नहीं चेंज किया, तो मेरे ख्याल से जो हमने देखा था 2006 में, यही हम सिंगल नेशनल करिकुलम का भी देखेंगे। क्योंकि देखिए, अगर बेंचमार्क असेसमेंट का, एग्जामिनेशन का अगर रोट लर्निंग ही रहा, ज़बानी याद करनी पड़ी वो किताबें, तो क्लासरूम में जो असातिज़ा हैं वो अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को वो ज़बानी याद करवाएंगे वो सबक। क्योंकि सबको मालूम है कि प्रमोशन टू द नेक्स्ट लेवल जो है वो डिपेंडेंट है उन एग्ज़ाम्स, उन नताइज पर। तो टीचर्स की प्रमोशन, उनके अप्रेजल भी जो होते हैं, वो बच्चों की परफॉर्मेंस है जो एग्जाम्स में जो होगी उसकी बेसिस पे होती है। तो फिर ये निज़ाम उसी तरह चलता रहेगा रोट लर्निंग की तरफ, और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग जो है वो आप नहीं देखेंगे। तो डॉक्टर साहब, जो हम पढ़ाते हैं जाहिर है उसी का हम फिर टेस्ट लेते हैं, असेसमेंट उसी की बुनियाद के ऊपर करते हैं। बिल्कुल। तो जाहिर है अब हम पढ़ाएंगे जिस तरह का, तो जाहिर है वो फिता फिर जैसा भी होगा ठीक ही होगा। मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब के गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, यहाँ पे कराक्रम यूनिवर्सिटी भी है, बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ पे एक बोर्ड का पिछली हुकूमत में जो हुकूमत थी, इस हुकूमत नहीं पिछली हुकूमत के दौर में बोर्ड किसी हद तक ख़त्म किया गया और बहुत प्रोटेस्ट भी हुआ, सपोर्ट भी हुआ, दोनों चीज़ें थी। तो आप क्या समझते हैं कि लोकल लेवल के ऊपर बोर्ड का होना मुनासिब रहता है या कि नहीं, हमें वफाक से जो फेडरल हमारा बोर्ड है उसके साथ जो कनेक्टिविटी है वो ठीक रहेगी? आई थिंक मेरे ख्याल से प्रमोट तो करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, ये एक बहुत बड़ा एसेट है इलाके का, और इम्प्रूवमेंट की वहाँ भी गुंजाइश है।
अनफॉर्चुनेटली जिस तरह रोट लर्निंग चल रहा था तो वो उसी तरह रहा। लेकिन अगर एक इदारा बन गया है और उसने इतने साल सर्व किया है इस इलाके को, तो मेरे ख्याल से इसको बड़ा सीरियसली लेकर उसमें फंडिंग्स, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए थी, रादर देन कोई इस तरह के ऑल्टरनेटिव देखें जिससे एक डिस्टेबलाइजेशन आ जाती है। मैं ये समझता हूँ कि कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पास बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है, क्योंकि इनके पास वो ऐसी फैकल्टीज़ भी मौजूद है जिसको वो यूटिलाइज़ कर सकती हैं फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशंस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी टैप नहीं हुआ। सो आई होप कि सेंस प्रिवेल्स एंड पीपल शुड इन्वेस्ट इसकी प्रमोशन के लिए। सही है। आपका एक्सपोजर है डॉक्टर साहब, आपने कैम्ब्रिज से PhD भी की है, आप घूमे फिरे हैं, आपका इंटरेक्शन रहता है एक्सपर्ट से। तो अगर हम पाकिस्तान को कंपेयर करें किसी भी डेवलप कंट्री से, तो हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बड़ी कोई ठोस एक दो चीज़ें कोई बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन के लिए? एजुकेशन के सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें हमारा जो निसाब जिस पे काम भी हो रहा है इस मुल्क में, उससे एट द लेवल ऑफ ग्लोबल लेवल की तरफ लेके आना है। हमें आज से 40-50 साल दूर का सोचना है। अगर हमने अपनी सोच महदूद रखी तो मेरे ख्याल से जिस डायरेक्शन पे दुनिया चल रही है, IT की तरफ जा रही है, ग्लोबल सिटीजनशिप की तरफ जा रही है, बिकॉज दिस इज़ अ ग्लोबल वर्ल्ड। यहाँ पे आज कारोबार भी जो हो रहा है 1 क्लिक अवे थ्रू एन ईमेल, व्हाट्सएप के थ्रू भी हो जाता है। तो दुनिया में जो लोग दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, तो उनकी आपस में कनेक्टिविटी इस वक्त बहुत ये समझे कि वो वक्त नहीं रहा कि जहाँ अपने ख़त व खतूत लिखना होता था, या आपने वहाँ ट्रैवल करना है तो जाके आप कारोबार कर सकेंगे या कोई कोलैबोरेशन कर सकेंगे। तो उन तमाम चीज़ों को हमें सामने रखना है। ग्लोबल सिटीजनशिप भी सामने रखनी है हमें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो SDGs हैं उसको भी सामने रखना है, क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहे हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें हमें सामने रखना पड़ेगा। फिर टीचर्स ट्रेनिंग में जो इन्वेस्टमेंट करनी होगी, हमारे यहाँ मुल्क में जो स्कूल्स के इश्यूज़ हैं, अगर आप देखें हमारे मुल्क में मोर देन 50 मिलियन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, जिसमें से 28 मिलियन बच्चे वो हैं जो पब्लिक स्कूल्स जाते हैं, सरकारी स्कूल्स, और तकरीबन 22-23 मिलियन बच्चे वो हैं जो प्राइवेट स्कूल्स जाते हैं, और 23 मिलियन बच्चे वो हैं जो आउट ऑफ स्कूल है। अब आउट ऑफ स्कूल क्यों है ये हमें सोचना है। वो इसलिए इतने स्कूल्स नहीं हैं हमारे पास, इतने टीचर्स नहीं हैं हमारे पास, तो ड्रॉप आउट्स जो हो रहे हैं आफ्टर प्राइमरी टू मिडिल, वो उसका ड्रॉप आउट रेट बहुत हाई है। एंड सिमिलरली अगर आप मिडिल टू सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और टर्शरी लेवल भी देख लें, तो ये इसके जो ड्रॉप आउट्स ऑफ स्टूडेंट्स है वो बहुत हाई है। इसमें पॉवर्टी भी एक रोल प्ले करता है। देन एक रोल वो है जहाँ लड़कियों को पढ़ने के लिए इनकरेज नहीं किया जाता है, तो वहाँ पर भी आप काफ़ी ड्रॉप आउट्स देखते हैं। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होता कि माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजें, तो ये इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन साथ साथ अगर हम ये देखें जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनके क्या हालात हैं, तो जो असर की रिपोर्ट अगर आपने पढ़ी हो पिछले कुछ सालों में जो आती रही है, तो मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 and 8 कैन नॉट रीड एंड राइट सिंपल सेंटेंसेस इन इंग्लिश और उर्दू, और ना ही वो सिंपल बेसिक डिवीजन या मैथमेटिकल के जो 2 डिजिट डिविजन्स हैं वो भी नहीं कर पाते। तो ये तमाम चीज़ें फिर ये कहती है कि वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं वो कर क्या रहे हैं। फिर आप मैट्रिक में, इंटर में बच्चे जो इम्तिहानात देने जाते हैं, तकरीबन उसकी तादाद 4 मिलियन है हर साल, तो वो 4 मिलियन बच्चे जो रोट लर्निंग कल्चर के थ्रू अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, एंड देन द सिस्टम ऑफ चीटिंग कल्चर है, पेपर्स लीकेज जो हो रहे होते हैं, वो तमाम जो एक्सपोजर आप नेगेटिव एक्सपोजर जिससे वो बच्चा गुजर रहा है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत आता है।
आपने जिस तरह मैंने अभी कहा कि वो बच्चे जो एंट्रेंस टेस्ट में फिर फेल हो जाते हैं, 90% वाले 80% वाले बच्चे वो फेल हो जाते हैं, तो फिर उनका भी एतमाद जो है तालीम से हट जाता है। क्योंकि वो नंबर उनको दिखते कुछ और हैं और फिर उनको फिर वो एडमिशन्स नहीं मिलते। अब एडमिशन्स मिल भी जाते हैं, फिर आप देखते हैं जॉब्स, वो उनको ऐसी जॉब्स नहीं मिलती। देन दे ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस कि अगर मैंने बैचलर्स कर लिया, मास्टर्स कर लिया है और मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तो फिर तालीम का फ़ायदा क्या हुआ। सही। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने भी कहा ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया, तो इसमें फिर कम्युनिकेशन का जो मीडियम है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? मिसाल के तौर पर बाज़ लोगों का ये कहना है कि जी हमारी जो कौमी ज़बान है उर्दू है, तो हमें शिफ्ट करना चाहिए उर्दू के ऊपर। बाज़ लोग रीजन्स में वो कहते हैं कि जी आपकी मादरी ज़बान को फोकस मिलना चाहिए, प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो क्या हम कहीं डेविएट तो नहीं कर रहे हैं? ग्लोबल अगर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो कोई डेविएशन तो नहीं है कि हम ठीक जा रहे हैं इस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ज़बान के हवाले से? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, हमें मालूम है कि अगर ग्लोबली हमें काम करना है तो इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, तो इंग्लिश तो सीखनी चाहिए हमें। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की अगर जहाँ बात आती है, मैं ये कहूँगा कि जिस ज़बान में जो बच्चा घर में बोलता है, जिसमें वो ख्वाब देखता है, आई थिंक उसमें ही उसे पढ़ना चाहिए। ज़बान सीखे, अंग्रेज़ी भी सीखे, लेकिन हमारे चैलेंजेस बहुत हैं। एक तो ज़बानें बहुत हैं, डाइवर्सिटी हमारे, बिल्कुल। तो इतनी किताबें, इतनी रिसोर्सेज हमारे पास है कि नहीं? चले अगर हमने बना भी लिए, तो क्या इंटरनेट पे हमें वो इतनी रिसोर्सेज मिल सकती है या नहीं? तो ये बड़े बुनियादी सवालात हैं। अब जब हम उर्दू की बात करते हैं, तो उर्दू में भी अगर हमने ये देखना होगा कि आर वी टीचिंग स्टूडेंट्स एज अ मदर टंग और आर वी टीचिंग देम एज अ फर्स्ट लैंग्वेज? तो उसका भी हमारे मुल्क में एक फ्रेमवर्क बनना चाहिए, जहाँ पर हमें पता हो कि हम अगर उर्दू भी सिखा रहे हैं तो एज अ मदर टंग सिखानी है या एज अ फर्स्ट लैंग्वेज सिखानी है। क्योंकि अगर आप सिंध में जाए तो वहाँ सिंधी बोलते हैं, पंजाब में बहुत पंजाबी बोलते हैं, पश्तो, गिलगित बल्तिस्तान में आपके पास शिना भी है, बुरुशस्की भी है। तो ये फिर हमें इस पर भी सोचना होगा कि जिस तरह का भी मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन रखना है, तो उसका फ्रेमवर्क क्या है, एज अ मदर टंग और एज अ फर्स्ट लैंग्वेज और एज अ सेकंड लैंग्वेज, ये हमें सोचना होगा। सही। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो AKU बोर्ड को दीगर जो बोर्ड हैं उनसे मुमताज़ बनाती है? सबसे पहले तो जो बेस है, जिसे हम कहते हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड का एग्जामिनेशन सिलेबस, जो नेशनल करिकुलम से ही बना है, जो लर्निंग आउटकम बेस्ड है, और तमाम लर्निंग आउटकम्स जो टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के होते हैं वो अलाइंड होते हैं, लिंक किए जाते हैं टू सर्टेन कॉग्निटिव लेवल्स, यानी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशंस या बियॉन्ड। तो उसकी बेसिस पे फिर हमारे सवालात उसी तरह बनते हैं। हर साल नए सवालात बन रहे होते हैं, वो बैंक होते हैं, और हम उसी बैंक से फिर हम सवालात निकालते हैं और इम्तहानी पर्चे बनाते हैं। तो ये एक बड़े साइंटिफिक प्रोसेस से भी गुजरता है, एक रिव्यू सवाल का, बैंक किस तरह होता है, और फिर इसी तरह जो सवालात बनते हैं तो उसमें भी काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, रिव्यूअर्स होते हैं, उसमें फेयरनेस भी हम देखते हैं, और उस हिसाब से एक पेपर बनाया जाता है, तो उसे हम बैलेंस पेपर भी कहते हैं। सवालात जब बना रहे होते हैं हम, तो उसमें ये भी देखा जाता है कि वो कॉन्टेक्चुअल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो बच्चे जो अर्बन सिटीज़ में हैं उनके लिए वो सवाल आसान हो, और रूरल सेक्टर्स में वो बच्चे के लिए मुश्किल हो जाए, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट उनको वो समझ में ना आए। फिर जब हम इम्तिहानात करते हैं, बच्चों से लेते हैं, तो तमाम जो बुकलेट्स होती हैं बच्चों की पर्सनलाइज होती है। उसमें 3 इम्तिहानी टूल्स यूज़ किए जाते हैं। एक होता है MCQs, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दूसरा है शॉर्ट क्वेश्चन जिसे हम कहते हैं CRQs, और लॉन्ग क्वेश्चंस या लॉन्ग आंसर जो ERQs हम कहते हैं। इनकी जो हम असेसमेंट करते हैं
वो बेसिकली ये होती है कि MCQs OMR शीट के थ्रू होती है। बाकी जो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो हम ई मार्किंग करते हैं। हमारे बोर्ड वाहिद बोर्ड है जिसने ई मार्किंग इंट्रोड्यूस किया। और जब मार्किंग भी होती है तो उसमें ऐसा नहीं होता कि एक बच्चे के अगर फ़र्ज़ करें बुकलेट में 10 सवालात हैं तो 10 के 10 सवालात एक ही मार्कर उसको चेक करें। हर सवाल एक डिफरेंट मार्कर से चेक करता है और उसमें एक या दो से ज़्यादा मार्कर्स भी उस रिस्पॉन्स को चेक करते हैं। मार्किंग जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें इसकी मार्किंग स्कीम्स बनती हैं। वो मार्किंग स्कीम्स भी स्टैंडर्डाइज की जाती है जिसे हम सीडिंग प्रोसेस कहते हैं। और जब ये मार्किंग हो जाती है, जो रिज़ल्ट्स डेटास हमारे पास आते हैं उसके ऊपर बाकायदा साइकोमेट्रिक स्टडीज़ की जाती है। हमारे पास इस वक्त 18 मुख्तलिफ क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं जिसको हम देखते हैं। हर सवालात के लिए ये इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं हमारे, और उसकी बेसिस पे हम उसको देखते हैं कि ये रिलायबल रिज़ल्ट्स हैं कि नहीं। तब जाके फिर हमारे नताइज हम इसे पब्लिश करते हैं। जब नताइज पब्लिश हो जाते हैं उसके बाद हम स्कूल्स को फीडबैक रिपोर्ट देते हैं जिसमें तमाम स्कूलों को एक पर्सनलाइज रिपोर्ट मिलती है जिसमें हर सवाल के जो फीडबैक दिया जाता है कि उनके स्कूल के बच्चों ने एक नेशनल लेवल की कंपैरिजन उनको दी जाती है ताकि उनको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चले, ना ही सिर्फ हर सब्जेक्ट्स में बल्कि उन सब्जेक्ट्स के हर सवालात पे उनको फीडबैक दिया जाता है। जो दुनिया में कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं है जो इस तरह की फीडबैक रिपोर्ट देते हों। मैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी भी हूँ इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशनल असेसमेंट में, जहाँ पे मोर देन 80 कंट्रीज़ एग्जामिनेशन बोर्ड्स उसके मेंबर है। और मेरी जितनी भी गुफ्तगू हुई है, ऐसा कोई भी बोर्ड दुनिया में नहीं है जो इस तरह डिटेल में फ़ीडबैक देता हो। फिर हम स्कूल्स को सपोर्ट भी करते हैं, इसमें टीचर्स ट्रेनिंग भी होती है और साथ ही साथ जितने भी डेटास हम कलेक्ट कर रहे होते हैं उस पर हम रिसर्च करते हैं ताकि हम एक इन्फॉर्म डिसीजंस बनाएं। आई थिंक ये एक सबसे बुनियादी फ़र्क है हम में और दीगर बोर्ड्स में, जो एक हमें डिफ्रेंशिएट करता है, जिसकी वजह से आज आप इम्पैक्ट देखते हैं। अब हमारा इम्पैक्ट क्या होगा? वी वुड लाइक टू सी कि हमारे स्टूडेंट्स जो है इंटर के बाद या 12वीं जमात के बाद कहाँ पहुँचते हैं। तो हम यूनिवर्सिटी डेस्टिनेशन सर्वे करते हैं। तो उसका जो रिस्पांस रेट है वो 96% रिस्पांस रेट है उस सर्वे का, जो ये बताता है कि हमारे 92% ऑफ आवर स्टूडेंट्स उनको यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट मिलती है, जिसमें से 52% स्टूडेंट्स वो हैं जिनको टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तान में दाखिला मिलता है। ये वो टॉप 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हायर एजुकेशन कमीशन ने रैंक की है। और हमारे 3 से 4% बच्चे बाहर मुल्क भी जाते हैं पढ़ने, स्कॉलरशिप्स भी मिलती है। तो ये आपको इससे अंदाज़ा होता है कि चूँकि हमारे जो बच्चे हैं वो मिडिल लो इनकम ग्रुप से ज़्यादातर ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पर वालिदैन उनकी जो एक्सपोजर या तालीम कम होती है, शायद किताबें पढ़ने का इतना ज़्यादा शऊर नहीं होता है, ट्रैवलिंग नहीं होती, एस्पिरेशंस जिस तरह हमने पहले भी गुफ्तगू की कि मेडिकल डॉक्टर्स या इंजीनियर ही बनना है, उसके बरक्स अगर आप उन बच्चों को देख लें जो फॉरेन बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ वालिदैन भी बहुत पढ़े लिखे, अंग्रेज़ी बोली जाती है, किताबें पढ़ने का शौक़ होता है, ट्रैवलिंग्स होती है, तो वो बच्चे आर एट पार विथ ऑल दीस। क्विक क्वेश्चन डॉक्टर साहब, ये सिस्टम जो आप बता रहे हैं ये रेप्लिकेट पूरे मुल्क में नहीं हो सकता है? ये तो बोर्ड जो है इस नेशनल बोर्ड, हमारा आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड इस नेशनल बोर्ड, और तमाम जो स्कूल्स हैं चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर हो, दे कैन एफिलिएट विद अस। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन के लिए और हमारे लिए भी ये बताइए कि एक तो कि आपने कैम्ब्रिज से पढ़ा, उसके बाद आपका इंटरेक्शन होता रहता है, आपने बहुत लिखा, आर्टिकल्स लिखे, आपकी ये थोड़ा सा अपने हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए कि राइट फ्रॉम योर एजुकेशन के स्टार्ट आपने कहाँ से किया, एंड कहाँ पे हुआ एजुकेशन के हवाले? लर्निंग तो हमेशा रहती है। तो मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन पाकिस्तान से हासिल की, कराची में। मैं एक लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल
में मैंने पढ़ाई की और उसके बाद फिर गवर्नमेंट कॉलेज डीजे साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। उसके बाद फिर मैं कराची यूनिवर्सिटी में मैंने दाखिला लिया। वहाँ पर मैंने केमिस्ट्री मैंने सेलेक्ट की, क्योंकि इंटर में जब मैं था तो मुझे शौक़ हुआ कि मैं पीएचडी करूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और फिर वहाँ पर जाकर मैंने अपनी पीएससी ऑनर्स और मास्टर्स मैंने कंप्लीट किया। फिर मैंने अपनी पीएचडी के लिए अप्लाई किया तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में मेरा दाखिला हुआ। वहाँ पर मुझे 4 स्कॉलरशिप्स भी मिली। और केमिस्ट्री में ये आपने? जी हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पॉलीमर्स में, प्लास्टिक्स में। और पीएचडी थीसिस को अवार्ड भी मिला, टोबी जैकमैन प्राइज़ फॉर द बेस्ट पीएचडी थीसिस इन एनी सब्जेक्ट देयर। तो अक्सर मैं स्टूडेंट से मुखातिब जब करता हूँ तो उनसे यही कहता हूँ कि डू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट। अक्सर हमने देखा है कि बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं कि चूँकि सब डॉक्टर बन रहे तो हम भी डॉक्टर बन जाए, सब इंजीनियर की तरफ जाए तो सब इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। तो लेकिन ये अक्सर हमने ये भी देखा कि जो वालिदैन हैं वो बड़ा प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि आपने डॉक्टर बनना है। बच्चों से ये कोई नहीं पूछता कि आपने क्या बनना है। मैं उस हिसाब से मैं काफ़ी अपने आप को लकी समझता हूँ कि मेरे वालिदैन ने मुझसे ये पूछा और जो मैंने जवाब दिया जब उन्होंने कहा इंजीनियरिंग नहीं करनी, क्योंकि मैंने डीजे साइंस में प्री इंजीनियरिंग में था, तो मेरा जो जवाब था वो ये था कि आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट लाइफ थ्रू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। राइट। और जो मैंने अपनी डिग्री हासिल की कराची यूनिवर्सिटी से भी और कैम्ब्रिज से भी, मेरी उन डिग्रीज़ ने मुझे एक केमिस्ट बनना नहीं सिखाया। इट हेल्प मी टू कॉम्प्रीहेंड कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। तो तालीम को इस तरह लेना चाहिए। सही। वैसे किस तरह थोड़ी सी केमिस्ट्री ने किस तरह आपको सिखाया, ज़रा हमारे आसान अल्फाज में ज़रा हमें भी समझाइए। केमिस्ट्री कैन बी एन एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें जब आप एटम्स मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं आपको नज़र तो आता नहीं है। तो उसमें आपकी जो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो बड़ी अच्छी डेवलप हो जाती है। फिर उसके साथ साथ जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में, तो जो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी है, क्योंकि आप नई चीज़ इजाद करते हैं। ठीक। तो ये आपको बड़ी हेल्प करती है। एंड दीज आर द स्किल्स जिसको आप 21st सेंचुरी स्किल्स कहते हैं। बाद लोग कहते हैं कि जी उनसे हमारी केमिस्ट्री नहीं मिलती। तो आई थिंक इस तरह का रिश्ता होगा। हाँ, तो आप ये कह सकते हैं कि मजबूरी में दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ जाता है। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा वक्त महदूद है, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम आपसे और बातें करते हैं, लेकिन आखिरी सवाल, चूँकि फिर जब हम टाइम की बात करते हैं फिर हम ऑडियंस की डिमांड और ज़रूरत के हिसाब से फिर आगे हम चलते हैं। करियर काउंसलिंग के हवाले से आप क्या कहते हैं, ये कितना ज़रूरी होता है अर्ली स्टेज में किसी भी बच्चे के? हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से बाज़ लोग कहते हैं कि अवेलेबल नहीं है, बाज़ इसको दूसरे एंगल से लेते हैं कि जी वालिदैन जो ज़बरदस्ती वाला करते हैं कि नहीं आप इंजीनियर ही बने, तो ये इसको करियर काउंसलिंग कहते हैं। तो करियर काउंसलिंग है क्या और कितनी इम्पोर्टेंट है आपके ख्याल में? आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमारे मुल्क में। एक तो ये कि एट अ लार्जर लेवल हमारे मुल्क में करियर काउंसलिंग नहीं होती। दूसरा ये कि जहाँ हो भी रही है तजुर्बा इतना कम है फ्रॉम द लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो फिर आपके पास जो डायरेक्शंस आती भी हैं वो एट टाइम्स सही नहीं होती, क्योंकि इसमें बहुत डेटा जनरेट करने की ज़रूरत होती है। और जहाँ अच्छे काम हो रहे हैं तो मोस्टली आपको डायरेक्शंस दी जाती है अपने मुल्क के बाहर चले जाएं, आप यूएसए की इस यूनिवर्सिटी जाएं या आप यूके की बरतानिया की यूनिवर्सिटी में जाएं। तो इस तरह बच्चों को डायरेक्शंस दी जाती है। अब आपको मालूम है कि हर बच्चे के पास ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती कि वो बाहर पढ़ने जाए। तो
करियर काउंसलिंग के लिए आई थिंक सबसे अभी एक IPCC के हवाले से अगर मैं ये कहूँ, जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग ये कंडक्ट करवा रहा है करियर काउंसलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये एक पहला अच्छा कदम है। इसमें डिफरेंट इंडस्ट्री से लोग आएंगे, बच्चों को भी इनवाइट कर रहे हैं, एंड आई थिंक ये चीज़ इसको प्रमोट करनी चाहिए हर लेवल पर। लेकिन ये भी अपनी तौर पे एक अपनी फील्ड है करियर काउंसलिंग, तो इसमें जो प्रोफेशनल्स डेवलप करने हैं तो उनकी भी ट्रेनिंग का इसमें होना बहुत ज़रूरी है। इसमें यूनिवर्सिटीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे साथ काम करना होगा ताकि वो तमाम इंफॉर्मेशंस वो वन फोकल पर्सन तक पहुँचे और वो फोकल पर्सन हर स्कूल्स में मौजूद हो और बच्चों को इन्फॉर्म करें। और इसमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्म करना है पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स, आपको मालूम है हमारे मुल्क में पॉवर्टी बहुत है। सभी की ये ख्वाहिश होती है कि बच्चा अच्छा पढ़ लें और पढ़ने के बाद अच्छी नौकरी हासिल करें ताकि उनका मुस्तकबिल ज़्यादा बेहतर हो। तो डायरेक्शन उनकी चूँकि सोच थोड़ी सी महदूद होती है, तो डायरेक्शंस भी बड़ी लिमिटेड होती है डॉक्टर्स और इंजीनियर की तरफ। ट्रू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद जीवा साहब प्रोग्राम में आने के लिए, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत किस्म की बातें, और मैं कहूँगा कि बाज़ जगहों पे अगर हमारे पेरेंट्स देखने वाले हैं इसको नसीहत के तौर पे लें तो भी शायद बहुत बेहतर होगा उनके लिए, हमारे लिए। तो एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में आने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। ज़रूर फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक की बुनियाद के ऊपर हो सकता है हम डॉक्टर साहब को दोबारा किसी ऐसे फोरम में इन्वाइट कर सकें। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।